हेलो एवरीवन। अगर आप सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस सीरीज़ में मैं डेली के नोट्स अपलोड करती हूँ, जिसमें कि हमारे मोस्टली सारे सब्जेक्ट होते हैं, जो हम थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट रोज़ पढ़ते हैं वो। ठीक है, आपको मेरे सारे जो नोट्स एंड पीडीएफ्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं 60 डेज़ चैलेंज का डे 8। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो रहने वाला है हमारा हिंदी। तो देखते हैं आज हमें हिंदी में क्या करना है। आज हमें करने हैं हिंदी में समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर अपने बीच की विभक्ति या अन्य शब्दों का लोप करके एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। समास बनने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को अलग अलग करके उसका विस्तृत रूप लिखना विग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे समास की कुछ विशेषता लिखी हुई है। उदाहरण है इसके राजपुत्र, गंगाजल, गंगाजल का होता है गंगा का जल, वनवास, वन में वास। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान आप कैसे करोगे? जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पूरा समास अव्यय की तरह कार्य करे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का पहला पद उपसर्ग, अव्यय या निपात होता है। जैसे कि जो कोई भी शब्द जो यथा से शुरू हो रहा होगा वो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। प्रातः, प्रतिदिन, उपर्युक्त, यथासंभव, ये सब कैसे हैं, हमारे अव्ययी भाव समास है। इस समास का पूरा पद अव्यय के समान क्रिया विशेषण या अन्य अव्यय का कार्य करता है। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। जो भी जितने भी हमारे कारक होते हैं ना, उनमें से रिलेटेड होता है ये। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद उस पर कारक चिन्ह का, के, की, से, में, पर आदि लगा रहा हो। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसके भी कुछ भेद है, चलिए देखते हैं। कर्म तत्पुरुष, जिसमें कि को, के, की ये सब आएगा वो। करण तत्पुरुष से। संप्रदान तत्पुरुष को, के लिए। अपदान तत्पुरुष से। संबंध तत्पुरुष का, के, की के। अधिकरण तत्पुरुष में, पर। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं कर्म तत्पुरुष के। राजपुत्र, राजा का पुत्र। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। गरीब हित, गरीबों के लिए हितकारी। वनवास, वन से वास। राम कथा, राम की कथा। गृह कार्य, गृह का कार्य। जो भी हमारे वो सुने हैं ना, आपने याद करेंगे कारक, उसमें से उससे रिलेटेड है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से। ठीक है। अब हमारा तीसरा है कर्मधारय समास। जिस समास में दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय कहते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? इसमें विशेषण और विशेष्य का मेल होता है। दूसरा पद पहले पद की विशेषता बताता है। जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है, नीला। ये किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की। ठीक है। महापुरुष, महान पुरुष। सुशील बालक, कैसा बालक है वो? सुशील बालक है। श्वेत पत्र, सॉरी श्वेत वस्त्र, श्वेत कैसा है वो? वस्त्र कैसा है? श्वेत। चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी कैसा है? चतुर। कर्मधारय समास में दूसरा पद विशेषण और पहले पद विशेष्य की तरह विशेषता स्पष्ट करता है। तो चलिए अब करते हैं हम द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद संख्या होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पहचान, पहला पद संख्या, दूसरा पद संज्ञा। आप इसे रिलेट करना, जो भी पहले संख्या वाला आ रहा होगा वो हमेशा द्विगु समास होगा। ठीक है। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाला। यहाँ पे संख्या क्या आई है? 3। सप्तऋषि, 7 ऋषि। संख्या क्या है? 7। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। संख्या 5। द्वादश राशि, 12 राशि और संख्या 12। चतुर्विद, 4 दिशाएं, 4। कई लोग इसमें गलती करते हैं, वो लोग इसके साथ में उसमें दिक्कत कर देते हैं। जैसे कर्मधारय हो गया हमारा, और या फिर ये हो गया, इसमें हम ये लोग कन्फ्यूज़न कर देते हैं बहुव्रीहि समास में। ठीक है। बहुव्रीहि समास मैं आपको आगे बताऊंगी वो क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद उसके समान महत्व रखता हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि जहाँ पर और का आपको आए ना, के बीच में और आएगा,
वो हमारा क्या होता है, द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता, माता और पिता, या फिर ये हाइफन का साइन होता है, ये देख लेना। ठीक है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख और दुख, दिन और रात, ये सब द्वंद्व समास होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जो इसकी पहचान हमें कैसे करनी है, जो समस्त पद होगा वो किसी तीसरे की विशेषता बताएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पीताम्बर, जिसका अंबर पित्त है, मतलब पीला है, वो कौन है, श्री कृष्ण है। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, किसकी 4 भुजाएं हैं, विष्णु जी की। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, कौन हो गए, भगवान शंकर। महाबली, जिसकी बलि, जो मतलब जिसका बल महान है, कौन है वो, हनुमान जी। चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्र के समान है, किसके लिए बात हो रही है यहाँ पे, स्त्री के लिए। चलिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। यहाँ पर इस वाली इमेज में आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया है उसी से रिलेटेड इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसका नंबर 4 देखते हैं। बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। यथाशक्ति, जैसी शक्ति, कौन सा समाज, अव्ययी भाव समाज। उपर्युक्त तत्पुरुष, गंगाजल तत्पुरुष, राजपुत्र तत्पुरुष, देव पूजा तत्पुरुष, नीलकमल कर्मधारय। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये बहुव्रीहि तो नहीं है, तो यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। सद्गुण कर्मधारय। त्रिलोचन, अभी बताया था मैंने आपको, नंबर जहाँ जाए वो द्विगु समास होता है ना। पंचवटी द्विगु समास। माता पिता, माता और पिता द्वंद्व समास। गुरु शिष्य द्वंद्व समास। चतुर्भुज बहुव्रीहि, पीताम्बर बहुव्रीहि। आपको ये समास जब पता लगाने हैं तो आपको इनको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोग पता लगा पाएंगे कि हाँ जी किसके इसके बीच में क्या आ रहा है, इन दो शब्दों के बीच में, और उसका आंसर कौन सा समास होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ MCQs दिए हैं और परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। तो वीडियो पॉज करके इनके आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। कल हमने शारीरिक विकास पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास से तात्पर्य सोचने, समझने, तर्क करने, सीखने, स्मरण रखने, कल्पना करने तथा समस्या का समाधान करने की क्षमता के विकास से है। मानसिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि, स्मृति, ध्यान, कल्पना, भाषा तथा चिंतन शक्ति का क्रमिक विकास होता है। मानसिक विकास के प्रमुख घटक है कुछ, चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला है बुद्धि, इंटेलिजेंस, नई परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने तथा समस्या का समाधान करने की क्षमता। सेकेंड, स्मृति, मेमोरी, सीखी हुई बातों को याद रखना और आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करना। थर्ड, ध्यान, अटेंशन, किसी कार्य या विषय पर मन को एकाग्र करने की क्षमता। फोर्थ, चिंतन, थिंकिंग, तथ्यों का विश्लेषण कर उचित निष्कर्ष तक पहुंचने की मानसिक प्रक्रिया। फिफ्थ, तर्क या रीजनिंग, कारण और परिणाम के आधार पर सही निर्णय लेने की क्षमता। सिक्स्थ, कल्पना, इमेजिनेशन, नई परिस्थितियों, विचारों या वस्तुओं का मानसिक चित्र बनाने की क्षमता। नंबर 7, भाषा, लैंग्वेज, विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त एवं समझने का माध्यम। ये कुछ कारक थे जो हमारे मानसिक विकास के प्रमुख घटक थे। मानसिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं जो नीचे दी गई है, चलिए देखते हैं क्या है। नंबर 1, सतत प्रक्रिया। जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है वो हमारा जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता रहता है। सेकंड, क्रमिक विकास। जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है और धीरे धीरे होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज मोस्टली क्रमिक रहता है। थर्ड, व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे मैंने अभी बताया, प्रत्येक बालक की मानसिक विकास की गति अलग अलग होती है। फोर्थ, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। मानसिक विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। 5, सीखने की क्षमता में वृद्धि। मानसिक विकास के साथ नई बातें सीखने और समझने की क्षमता बढ़ती है।
नंबर 6, समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता। मानसिक विकास से बालक की तर्क करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। ये कुछ विशेषताएं थी। आई थिंक ये एफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला कारण कौन सा है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुण मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। सेकंड, वातावरण, एनवायरनमेंट। घर, विद्यालय तथा समाज का वातावरण मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। संतुलित एवं पौष्टिक आहार मस्तिष्क के उचित विकास में सहायक होता है। फोर्थ, स्वास्थ्य। अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य सीखने और सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। फिफ्थ, शिक्षा। उचित शिक्षा बालक की बुद्धि, तर्क और चिंतन क्षमता का विकास करती है। सिक्स्थ, परिवार एवं विद्यालय। परिवार और शिक्षक का सहयोग बालक के मानसिक विकास को सकारात्मक दिशा देता है। नंबर 7, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ। अनुकूल सामाजिक और आर्थिक वातावरण मानसिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसी तरीके से अगर वो सही नहीं होगा तो वो हमें डिमोटिवेट भी कर सकता है। यहाँ पर परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अब हमारा क्या है। अब है आपके लिए कुछ MCQs। आप वीडियो पॉज करके कमेंट पे इसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ। मैथ्स में आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? यूनिट डिजिट। इससे पहले मैंने रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी ये सब मेरे चैनल पर शेयर कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यूनिट डिजिट में आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यूनिट डिजिट जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, और यदि कभी वो नेगेटिव में आ जाए तो हमें उसमें 10 ऐड कर देना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। सो नंबर 1 इज़ घात वाली संख्याओं के इकाई अंक। ठीक है, अब जैसे कि कुछ हमको ना ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, जैसे 0, 1, 5, 6, ये अगर किसी का भी यूनिट डिजिट रहेगा तो उनका चाहे कितना भी पावर हो वो यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है 4 और 9 का कंसेप्ट। यदि 4 की पावर कोई विषम ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, और यदि 4 की पावर कोई सम नंबर है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ़ 4 की पावर इज़ 25 तो यूनिट डिजिट 4, क्योंकि ये ऑड पावर है। इफ़ 4 की पावर 18 सो यूनिट डिजिट इज 6 बिकॉज इवन पावर है 18। नेक्स्ट रूल है, यही सेम लगता है 9 के लिए। यहाँ पर अगर 9 की पावर विषम ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा, और 9 की पावर यदि सम इवन है तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। 9 की पावर 11 सो यूनिट डिजिट यहाँ पर 9 ही रहेगा बिकॉज पावर जो कि है ऑड है। 9 की पावर 20 सो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ये इवन पावर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे कौन से नंबर्स बचते हैं? यस, 2, 3, 7 एंड 8। इनकी घात वाले इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ रूल्स हैं जो कि चलो देखते हैं। संख्या की जो पावर होगी उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। जो भी शेषफल आएगा, यदि शेषफल 0 है तब संख्या का इकाई अंक जो जैसे कि मूल इकाई है वो उसकी पावर हम 4 मानेंगे, देन उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड स्टेज क्या है इसकी? अगर शेषफल 0 आया है तो तब संख्या का इकाई अंक वही मूल अंक, और जो उसका जो शेषफल ऊपर 0 है तो 0 का तो कुछ हो नहीं सकता है ना, तो जो इसका मूल इकाई अंक होगा वही इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नंबर 1 उदाहरण एग्जाम्पल से। इफ़ 2 की पावर 12 तो जो ये पावर है 12 इसको हमको 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आया है? 0। तो हम 2 की पावर को क्या मानेंगे? 4 मानेंगे, और 2 की पावर 4 इजीली है निकालना, आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा? 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज 3 की पावर 13। इसको हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है? 1। सो 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज 2 की पावर 12। ये हमने कर लिया है, सॉरी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट इज 7 की पावर 14। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो अगर शेषफल 2 आ जाए तो यही पावर हो जाएगा, तो 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 49 एंड यूनिट डिजिट इज 9।
इसके बाद है हमारा 8, 8 की पावर 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 की 3 आएगा रिमाइंडर, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा 3, जो कि आएगा हमारा 512। इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। इसी तरीके से आप 1 से लेके 9 तक के सारे रूल्स देख के इनका यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एमसीक्यूज दी हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर ज़रूर दीजिएगा। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। आज हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो मुग़ल साम्राज्य से रहने वाला है, शाहजहाँ का। इससे पहले मैंने मेरे चैनल पर इस मुग़ल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के वीडियो शेयर किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहाँ मुग़ल वंश का 5वां शासक था। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। वह जहांगीर का पुत्र तथा जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। यहाँ पर आप इससे मतलब मत ले लेना, वो जो जोधा अकबर वाली जोधा है, नहीं, ये मेवाड़ वाली रानी नहीं है। 1628 ईस्वी में आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसका शासनकाल मुग़ल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसकी प्रमुख उपाधियाँ जो की हैं शिहाब उद्दीन, मोहम्मद शाहजहाँ और खुर्रम। थर्ड वन है हमारा, इनके परिवार में कौन कौन है। पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई जोधाबाई, पत्नी मुमताज़ महल, पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। यहाँ पर आपको औरंगजेब का नाम दिख रहा होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट में देखेंगे। पुत्री का नाम क्या था इनकी, जहाँ आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। इन एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है खुर्रम। मुग़ल वंश का कौन सा शासक थे, 5वें शासक। इनका शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी तक। शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को, शाहजहाँ के शासनकाल को, जिनका शासन था 1628 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्थापत्य निर्माण दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ताजमहल, ताजमहल का निर्माण कब से कब तक हुआ था, 1632 से 1653 ईस्वी तक। काफ़ी लंबा टाइम है, बनाने में दिखता भी बहुत सुंदर है। तो ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया गया है। इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। इसे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित किया गया है। सेकेंड इज़ लाल किला। यह दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से कराया गया है। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। थर्ड, जामा मस्जिद, भारत की प्रमुख ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक। इसका निर्माण शाहजहाँ के शासनकाल में दिल्ली में कराया गया। फोर्थ, मयूर सिंहासन, शाहजहाँ का प्रसिद्ध राज सिंहासन हीरे मोती बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था। आगे हम देखेंगे कि कोई आया था, वो इसको चुरा कर भी ले गया था और हमारे कोहिनूर हीरे को भी ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शाहजहाँ के काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। नंबर 1, दक्कन नीति। शाहजहाँ ने दक्कन के राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। अहमदनगर पर मुगल अधिकार स्थापित किया। बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगल प्रभुत्व स्वीकार किया। सेकंड, कंधार अभियान। कंधार को पुनः प्राप्त करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः मुगल कंधार पर स्थायी अधिकार नहीं कर सके। थर्ड, राजधानी परिवर्तन। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई। दिल्ली में शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की गई। ऐसा कहते हैं इन्होंने गर्मी के चलते चेंज किया था अपना कैपिटल, और इन्होंने अपने महल के अंदर से ही यमुना नदी के पानी को मोड़कर अपनी महल की हवा ठंडी करी थी, जो कि ऐसा फील होता था कि वहाँ पर एसी चल रहा है। नेक्स्ट, फोर्थ इज उत्तराधिकारी का युद्ध। बीमार पड़ने के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श ने सत्ता के लिए संघर्ष किया। कैद एवं मृत्यु। औरंगजेब ने शाहजहाँ को आगरा किले में कैद कर दिया। 1666 ईस्वी में आगरा किले में शाहजहाँ की मृत्यु हुई। उसे ताजमहल में मुमताज़ महल की कब्र के पास दफनाया गया। ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम में बनते हैं, पॉइंट से देख लेते हैं। राजधानी परिवर्तन कब हुई, 1638 में। उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ, 1657 में। मृत्यु 1666, और समाधि कहाँ है, ताजमहल आगरा में। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर कमेंट में ज़रूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हम आज का इंग्लिश का जो कि रूल है, रूल 8। इसमें पढ़ना है हमको, इन प्रेजेंट, इमेजिनरी, अनरियल, विश और सपोज सेंटेंसेस आते हैं तो हमको वहाँ पर V2 यूज़ करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म।
इफ़ द वर्ब इज़ बी यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉज। अगर वहाँ पर बी का बेस फॉर्म है तो हमको वॉज की जगह पे वर यूज़ करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। विश, इफ़, सपोज प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई विश आई वॉज अ बिलीनियर, नो वॉज की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, वर। सपोज यू आर अ शेख, तो यहाँ पर भी आर की जगह पे क्या आएगा, वर। के मैं होती, वो वाला सब्जेक्ट सेंटेंस हो गया ना यहाँ पे। आई विश आई हैव अ कार, आई विश आई हैड अ कार, कि मेरी ये विश थी कि मेरे पास कार हो। ठीक है, और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं विश, इफ़, सपोज, एज, इफ, एज, थो। क्विक ट्रिक है, प्रेजेंट, इमेजिनरी, अनरियल सेंटेंसेस में V2 प्लस वर्ब या वर आ जाएगा, नॉट वॉज। वॉज नहीं आएगा, V2 या वर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ MCQs दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज स्टैटिक GK। इससे पहले मेरे चैनल पर वीडियो शेयर हो चुके हैं, आप लोग देख लेना। अगर आपको इन PDF के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टीचिंग करियर 777 पर मिल जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यहाँ तक बने हुए हो। तो चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत की प्रसिद्ध लोक कला या चित्रकला। नंबर 1 इज मधुबनी चित्रकला। ये कहाँ से रिलेटेड है, बिहार से, काफ़ी फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनता है इससे। इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विषय हैं इसके रामायण, महाभारत, देवी देवता एवं आकृति। सेकेंड इज पटचित्र ओडिशा। पट कपड़ा पर बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकला है। मुख्य विषय इसके रहते हैं भगवान जगन्नाथ, कृष्ण लीला एवं चमकीले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, कलमकारी। यह कहाँ होती है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। कलम द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकला है। मुख्य विषय रामायण, महाभारत एवं पौराणिक कथा है। थर्ड, प्रमुख केंद्र श्री कालाहस्ती एवं मछलीपट्टनम। थर्ड है कलमकारी, सॉरी ये थर्ड रिपीट हो गया है। फोर्थ देखते हैं, वारली चित्रकला। ये कहाँ पर होती है, महाराष्ट्र में। फिफ्थ है फड़ चित्रकला, यह राजस्थान में होती है। लंबे कपड़े पर बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकला। मुख्य विषय पाबूजी एवं देवनारायण की लोक कथाएँ। यह राजस्थान की प्रसिद्ध स्कॉल पेंटिंग है। ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। अब हमारा देखते हैं 6th पॉइंट कौन सा है। 6th इज गौंड चित्रकला। यह कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। गौंड जनजाति द्वारा विकसित लोक चित्रकला। प्रकृति, पशु पक्षी एवं लोक जीवन इसका प्रमुख विषय है। चमकीले रंगों और बिंदुओं का विशेष प्रयोग किया जाता है। 7, पिथौरा चित्रकला। यह गुजरात एवं मध्य प्रदेश में की जाती है। राठवा एवं भील जनजाति की पारंपरिक चित्रकला है। शुभ अवसरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर बनाई जाती है। इसमें घोड़े, देवी देवताओं, लोक जीवन का चित्रण होता है। नंबर 8, कांगड़ा चित्रकला, हिमाचल प्रदेश। पहाड़ी चित्रकला शैली का प्रमुख रूप। मुख्य विषय क्या होते हैं, राधा कृष्ण, प्रकृति एवं प्रेम। कोमल रंगों और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण इसकी विशेषता है। तंजौर चित्रकला, तमिलनाडु। सोने की पन्नी एवं उभरी हुई सजावट के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य विषय हिंदू देवी देवताओं के चित्र। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकलाओं में से एक है। नंबर 10, चेरियल चित्रकला। यह कहाँ से है, तेलंगाना से। कपड़े पर बनाई जाने वाली पारंपरिक चित्रकलाएं हैं। इसमें घोड़े, देवी देवताओं और लोक जीवन का चित्रण होता है। यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और नोट्स के लिए टीचिंग करियर 777 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। हर हर महादेव।